एक आदमी जिसे इंडिया में लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, आज यूके में बैठा एक पॉडकास्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिसने 9,000 करोड़ का लोन लिया और फिर छुप गया। अब कहता है मैं भागा नहीं, मुझे भगाया गया था। तो क्या विजय माल्या सच में क्रिमिनल हैं या बलि का बकरा यानी स्केप गोट बन गए? इस वीडियो में हम करेंगे पूरी स्टोरी का पोस्टमार्टम, विजय माल्या का राइज एंड फॉल, सारे लीगल फैक्ट्स, पॉडकास्ट क्लेम्स की सच्चाई और ये भी कि कैसे एक मैन मेड ब्रांड बना और खुद ही बर्बाद हो गया। और हाँ, एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक ट्विस्ट है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं टीबीएच। 18 दिसंबर 1955 कोलकाता में एक लड़का पैदा होता है जिसका फ्यूचर सिर्फ बिजनेस से नहीं कंट्रोवर्सी से भी जुड़ने वाला था और नाम था विजय माल्या। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास पैसा था और पावर थी, लेकिन फिर भी आज वो देश के सबसे बड़े फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में गिना जाता है। पर सिर्फ ये कहना कि विजय मल्ल्या एक चोर था कहानी का सिर्फ एक पहलू है। विजय के फादर विट्ठल मल्ल्या सिर्फ 22 साल की उम्र में यूनाइटेड ब्रूरीज यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन गए थे, जिस ग्रुप ने आगे चलकर किंगफिशर बनाई। विट्ठल माल्या ने सिर्फ अल्कोहल नहीं, एग्रोकेमिकल, पेंट्स और बैटरीज के भी बिजनेस में यूबी को डाइवर्सिफाई किया। तो विजय मल्ल्या का बिजनेस ब्लड लाइन में था, एक रिच वेल कनेक्टेड साउथ इंडियन फैमिली जिनकी एंसेस्ट्रल रूट्स कर्नाटका के बंतवाल रीजन में थी, लेकिन अपब्रिंगिंग हुई कलकत्ता के हाई क्लास स्कूल्स में। विजय ने अपनी स्कूलिंग ला मार्टिनरी कोलकाता से की और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीकॉम में किया और उसके बाद इंटर्नशिप के लिए चले गए यूएसए, जहां उनको इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर का एक्सपोजर मिला। यहीं से मल्ल्या का एक्सपोजर ग्लोबल बिजनेस एथिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग में शुरू हुआ और एक क्लियर विजन डेवलप हुआ कि बिजनेस करना है लेकिन क्लासी और फ्लैम्बॉयंट स्टाइल के साथ। 1983 में विट्ठल माल्या की डेथ के बाद 28 साल के विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप का कंट्रोल संभाला और यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी अपनी पहचान बनाने की जर्नी। विट्ठल माल्या ने कंपनी बनाई थी पर विजय माल्या ने उसे एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया। 1978 में ही किंगफिशर बियर लॉन्च की और विजय ने किंगफिशर बियर को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बनाया, उसे एस्पिरेशन बनाया। जब अल्कोहल एड्स इंडिया में बैन थी तब माल्या ने किंगफिशर ब्रांड के अंडर प्रीमियम वाटर बॉटल्स एंड सोडा लॉन्च किया। नाम सेम रखा, ब्रांडिंग, लोगो, कलर, थीम सब सेम रखी और लीगली एडवर्टाइज करने लग गए। यह एक स्मार्ट लूप होल था। लोग मार्केटिंग कैंपेन का मैसेज समझ गए और लॉ भी वायलेट नहीं हुआ। अल्कोहल बैन थी पर विजय माल्या ने रिस्ट्रिक्शन को एक अपॉर्चुनिटी में बदला और कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को एक नए लेवल पे ले गए। 2003 में लॉन्च हुआ किंगफिशर कैलेंडर। किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर किंगफिशर बियर की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के लिए लॉन्च किया गया था ताकि ब्रांड को प्रीमियम लाइफस्टाइल, लग्जरी और ग्लैमर के साथ जोड़ा जा सके। ये पिरीली कैलेंडर से इंस्पायर्ड था और इसका एम बस टैलेंट को शोकेश करना था, जिसमें कई मॉडल्स जैसे दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ इसमें दिखने के बाद स्टारडम को हासिल करती हैं। कैलेंडर ने टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया क्योंकि इस कैलेंडर का फोटोशूट बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशंस पर होता था जिससे व्यूअर्स अट्रैक्ट होते थे। ये कैलेंडर एक कल्चर फिनोमिनन बन गया था। इस कैलेंडर का ऑडियंस टारगेट सिर्फ अर्बन इंडिया अपर क्लास था जो इसने बहुत अच्छे से टारगेट किया। 2005 में मल्ल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की और प्रॉमिस किया इंडिया की पहली 5 स्टार फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जिसका मेजर सेलिंग पॉइंट था इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ग्लैमरस एयर होस्टेसेस, डिजाइनर इंटीरियर, फ्री मील्स प्लस ब्रांडेड सर्विसेज। ये एयरलाइन बनाई गई थी एक स्टेटस सिंबल के लिए, जैसे यह एक एयरलाइन नहीं नाइट क्लब इन द स्काई हो।
एक वक्त था जब लोग किंगफिशर एयरलाइंस में सफर करना स्टेटस सिंबल मानते थे। रेड यूनिफॉर्म्स, लैविश लाउंजेस और मल्या के क्लासी एड्स। इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री ने ऐसा ग्लैम पहली बार देखा था। मल्या सिर्फ प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ऊंची ले जा रहे थे। लेकिन लग्जरी का नशा बिजनेस सेंस को धुंधला कर गया। मल्या ने 2007 में एक रिस्की डिसीजन लिया और एयर डेक्कन खरीद ली। उस समय एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी और उसको एक लग्जरी ब्रांड के साथ जोड़ दिया गया। ये मूव फाइनेंशियल डिजास्टर था। इससे बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम किंगफिशर एयरलाइंस को झेलनी पड़ी, जैसे हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, टू मेनी प्रीमियम फ्लाइट्स, लो ऑक्यूपेंसी, डोमेस्टिक टिकट प्राइसेस वर नॉट इक्वल टू लग्जरी स्पेंडिंग, फ्यूल कॉस्ट का स्काई रॉकेट होना, स्टाफ की सैलरीज पेंडिंग होना और 7,000 करोड़ का माउंटिंग डेट। इन सब के चलते किंगफिशर एयरलाइंस ने कभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं। हर साल नुकसान हुआ, लेकिन विजय मल्या अपने पैसे स्पेंड ऐसे कर रहे थे जैसे कोई पार्टी चल रही है और देयर इज नो टुमारो। 2008 में आईपीएल होती है और विजय माल्या इन्वेस्ट करते हैं आरसीबी टीम में। उन्होंने लगभग 111 करोड़ इन्वेस्ट किए इस टीम में। उनका एम क्लियर था, ब्रांड को क्रिकेट, ग्लैमर और बॉलीवुड से जोड़ो ताकि हर जगह बस किंगफिशर ही दिखे। आरसीबी के साथ दीपिका पादुकोण का नाम लिंक हुआ, चीयर लीडर्स का कल्चर आया और किंगफिशर हर स्टेडियम में छा गया। साथ ही मल्या ने 2007 में फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया भी खरीदी। ऐसे करने वाले वो इंडिया के पहले बिजनेसमैन थे। ये मूव उनका ग्लोबल एम्बिशन शो करता है। वो चाहते थे कि किंगफिशर का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं, मोनाको और मेलबर्न के ट्रैक्स पर भी गूंजता रहे। लैविश बर्थडे पार्टीज इन गोवा, यार्ड फोटो शूट विद मॉडल्स, प्राइवेट जेट्स विद फुल बार, फ्रेंड्स लिस्ट में बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियन एंड ग्लोबल एलाइट्स। विजय माल्या ने बिजनेस किया, लेकिन इमेज बनाई एक मॉडर्न डे राजा की। उनका टैगलाइन किंग ऑफ गुड टाइम सिर्फ स्लोगन नहीं, एक स्टेटमेंट था। 2009 में विजय माल्या ने कई इंडियन बैंकों से बड़े लोन लेना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से लिया था। ये लोन मुख्य रूप से किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिए गए थे, लेकिन बाद में इस पैसे का इस्तेमाल लग्जरी एसेट्स को खरीदने और उनके साथ साथ बहुत सारे और भी कामों के लिए किया गया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, माल्या ने लगभग 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लिया था। इसमें सवाल ये भी है कि आखिर एक लॉस मेकिंग एयरलाइन को इतना बड़ा लोन कैसे मिल गया। ये सिर्फ फाइनेंशियल क्वेश्चन नहीं था, ये पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सवाल बन गया। किस कोलैटरल के बेस पे ये लोन सैंक्शन हुआ? तो मोस्टली ओवर वैल्यूड ब्रांड एंड कंपनीज गुडविल पे। इसके अलावा मल्या की क्रेडिट रेटिंग बहुत ही पुअर थी, फिर भी उनको इतने बड़े अमाउंट का लोन अप्रूवल कैसे मिला? तो इस सब का जवाब ये है कि विजय मल्या राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2002 से लेकर 2016 तक। उनके बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप्स थे कुछ इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस के साथ। कोई भी गवर्नमेंट होस्टेड इवेंट होता तो मल्या जरूर उसे अटेंड करते थे। इन सब बातों से तो आपको थोड़ा क्लियर हो ही गया होगा कि बैंक्स पर प्रेशर पड़ा होगा ऊपर से कि लोन पास किया जाए। 2010 में आरबीआई ने किंगफिशर को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते लोन्स रीस्ट्रक्चर हुए और भी पैसा दिया गया। सिस्टम जानता था कि ये पैसा डूबेगा, पर सिस्टम भी तो विजय माल्या की इस पार्टी में इनवाइटेड था। फिर 2012 में डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। पूरा स्टाफ स्ट्राइक पर चला गया था क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रही थी। एयरलाइंस के अनपेड ड्यूज सामने आ रहे थे। पता चला 9,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया था। मल्टीपल बैंक्स ने लॉ सूट्स फाइल कर दिए और पब्लिक आउटरीच बढ़ता ही जा रहा था। इन सब के चलते 2 मार्च 2016 में विजय मल्या चुपचाप अपने सामान सहित दिल्ली से जेट एयरवेज की फ्लाइट बोर्ड की और लंदन चले गए। मल्या ने इंडियन बैंक्स के फाइल्ड लीगल चार्जेस से कुछ दिन पहले ही फ्लाइट ली, जैसे उसे कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल गई थी।
विजय मल्ल्या के पॉलिटिक्स लिंक्स बहुत गहरे थे। कांग्रेस एरा में उनकी फोटोज मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और शरद पवार के साथ वायरल हुई थी और बीजेपी के टाइम पे उनका एस्केप प्लान एग्जीक्यूट हुआ और किसी ने इमिग्रेशन पे सवाल नहीं उठाया और ना ही कोई लुकआउट नोटिस जारी किया गया। सबको पता था ये जा रहा है, लेकिन किसी ने रोका नहीं। यहाँ सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिस्टम ने आंखों से देखा और आंख मूंद ली। आरटीआई के थ्रू पता चलता है कि इमिग्रेशन अलर्ट इंटेंशनली डाउनग्रेड किया गया था, जिससे वो यूके फ्लाइट इजीली बोर्ड कर सके और बाद में किसी ने उस ऑफिसर का नाम भी नहीं लिया। आज भी मल्ल्या लंदन के मेंशन में बैठा है और भारत के कोर्ट रूम में सिर्फ उसका नाम गूंजता है। अब बात करते हैं विजय मल्ल्या के लैविश लाइफस्टाइल के बारे में। जितना फ्लैम्बॉयंट उनका बिजनेस था, उससे ज्यादा फ्लैम्बॉयंट थी उनकी पर्सनल लाइफ। विजय मल्ल्या का गोवा में किंगफिशर विला, लंदन मेंशन, सुपर यार्ड, जेट सेटिंग लाइफस्टाइल सब कुछ मीडिया में छाया हुआ था। उन्होंने पार्टीज में बॉलीवुड से लेकर ग्लोबल स्टार तक बुलाए और मीडिया ने उन्हें इंडिया का प्ले बॉय टाइकून कह दिया था। गोवा में उनका प्राइवेट मेंशन किंगफिशर विला, बीच फेसिंग व्हाइट वॉल्ड पैलेस, जिसमें हर दूसरे वीकेंड पार्टीज होती थी। जेट सेट लाइफस्टाइल, इंपोर्टेड वाइन, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सेलिब्रिटीज और प्राइवेट यार्ड। विजय मल्ल्या का लाइफ एक बॉलीवुड फैंटेसी जैसा था, लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसों से स्पॉन्सर हुआ। 2025 के विजय मल्ल्या एक ऐसे इंसान जो लंदन के एक लैविश मेंशन में बैठकर पॉडकास्ट दे रहे थे, लेकिन जिनका नाम इंडिया में अब भी वांटेड लिस्ट में लिखा है। राष्ट्रवाणी के पॉडकास्ट में मल्ल्या काफी रिलैक्स थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और ना ही उनके ऊपर कोई केस का प्रेशर है। राष्ट्रवाणी के पॉडकास्ट में विजय मल्ल्या आए और जो बोला उसमें सच कम था, इमेज क्लीनिंग ज्यादा। चलिए देखते हैं उनके बड़े क्लेम्स और उनके सच। मैं भागा नहीं, मीटिंग के लिए गया था यूके। 2 मार्च 2016 को मल्टीपल बैग्स के साथ क्वाइटली निकल गए मल्ल्या और नेक्स्ट डे वारंट इशू होने वाला था। भागना नहीं तो क्या था ये? मैं फ्यूजिटिव नहीं हूँ। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, यूके कोर्ट का एक्स्ट्राडिशन अप्रूवल, भाई दुनिया आपको फ्यूजिटिव मान रही है। ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा था। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों से आपके रिश्ते थे। राज्यसभा मेंबर भी बने आप। पॉलिटिक्स का यूज तो आपने खुद किया। मैं किसी का पैसा लेके नहीं भागा। 17 बैंक से 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया, किंगफिशर का पैसा अपने लाइफस्टाइल में उड़ा दिया और आप कहते हैं कि आप किसी का पैसा लेके नहीं भागे। मैं टैक्स पेयर हूँ, देश से प्यार करता हूँ। आप यूके के आलीशान घर में आराम कर रहे हैं और इंडियन बैंक्स आपका पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे। एयरलाइंस फेल हुई फ्यूल प्राइसेस की वजह से। फ्यूल तो सबको महंगा पड़ा। इंडिगो और स्पाइस जेट तो चली, तो प्रॉब्लम मॉडल में थी, फ्यूल में नहीं। मैंने किसी एम्प्लॉय का हक नहीं मारा। सैलरीज बंद थी, स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, किसी ने तो सुसाइड भी कर लिया। क्या ये हक देना हुआ? मेरा लाइफस्टाइल मेरी चॉइस है। जब पब्लिक का पैसा पार्टी में जाए तो वो पर्सनल नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है। मैं यूके का लॉ फॉलो करता हूँ। यूके ने आपका एक्स्ट्राडिशन अप्रूव किया है, बस वहाँ का लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो है, वरना आप अभी तक इंडिया में ही होते। मीडिया ने मुझे विलन बना दिया। मीडिया ने बस डॉक्यूमेंट्स दिखाए। सीबीआई, ईडी, कोर्ट्स सब ने आपकी कहानी वेरीफाई की। आप खुद अपने विलेन बनने के जिम्मेदार हो। पॉडकास्ट में मल्ल्या ने सिंपैथी लेके स्पॉटलाइट चुरा ली, लेकिन सच स्पॉटलाइट से नहीं, डॉक्यूमेंट से बनता है और उन डॉक्यूमेंट्स में विजय मल्ल्या क्लीन नहीं, एक्सपोज्ड है। एक जमाना था जब विजय मल्ल्या को इंडिया का किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, पर अब वो अपनी इमेज को किंग ऑफ फेयर ट्रायल बनाने में लगे हैं। 2020 के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रेगुलर लीगल अपडेट्स डालने शुरू किए। आई एम बीइंग टारगेटेड बिकॉज आई एम रिच टाइप स्टेटमेंट्स लिखे। लेकिन पब्लिक का भरोसा वापस लाना मुश्किल होता है जब तुम्हारे पीछे 9,000 करोड़ का एनपीए हो। 2020 से लेकर 2022 में इंडिया ने लगातार एक्स्ट्राडिशन प्रेशर बनाया। 2024 फाइनल लीगल अपडेट अब तक क्लियर नहीं। मल्ल्या अब भी यूके में है और अब भी इंडिया लाने की कोशिश जारी है।
Confirmed as 2025, extradition not yet successful, Malia still in UK. विजय माल्या की कहानी एक बिलियनियर की है जो ब्रांडिंग का मास्टर था पर सिस्टम का मिसयूज करते करते अपने एम्पायर को ही डूबता देख रहा है। वो इंसान जिसने किंगफिशर वाटर जैसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग चलाकर एक अल्कोहल ब्रांड को यूथ आइकन बना दिया। वो इंसान जिसने आरसीबी को एक फैशन स्टेटमेंट बनाया, F1 टीम फोर्स इंडिया लॉन्च किया और हर पार्टी में हेडलाइंस ले गया। आज वही इंसान पॉडकास्ट में अपनी लीगल और इमोशनल जर्नी समझा रहा है। तो सवाल ये है, क्या विजय माल्या कभी इंडिया लौटेंगे? क्या पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट कनेक्शन उन्हें बचाते रहेंगे, या फिर ये केस एक मिसाल बनेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रेस द बेल आइकन।